Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? गुड Yes, इवनिंग yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है वेक्टर, उसी का आगे कंटिन्यूएशन है, 3D ज्योमेट्री। इसमें खासकर हमको पढ़ना है मेजरली इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे जाके देखेंगे कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना है, फिर अलग अलग फॉर्मेट होते हैं उसके। फिर एक वेराइटी देखनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये भी बहुत बार जेई में आता है, आपके एनसीईआरटी में भी है और जेई में भी है। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, फिर लाइंस के बारे में हमको ये पढ़ना है। और एक हमने जो पहले पढ़ा था, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोस। तो ये चैप्टर अगर ढंग से करोगे तो कंपेरेटिवली इजी है बाकी चैप्टर के कंपेरिजन। तो क्वेश्चंस भी इसमें से जेई पूछता है, तो आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या होता है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। कोई वेक्टर है, अगर ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, मान लो एक्स के साथ अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। ये लाइन या ये वेक्टर, जो भी लाइन है या वेक्टर है, अब इसके इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, जिसको हम शॉर्ट में एल, एम और एन से डिनोट करते थे, याद आ रहा है। और इन तीनों में रिलेशन भी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर होती थी। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आपका कितना होगा, 1। क्लियर है? यस सर। ओके। अब मैंने डेरिवेशन वगैरह करके आपको सिखाया था कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो जैसे मान लो कोई वेक्टर गिवन है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो बताओ इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे? तो यूनिट वेक्टर ले लेंगे। वेरी गुड। इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे। इसको यूनिट वेक्टर में क्या कर दोगे, कन्वर्ट। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो ये आ जाएगा 9, √9 मतलब 3। तो हो जाएगा 2/3 i कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। हाँ, है ना? यस सर। कोसाइन क्या हो जाएंगे इसके, 2/3 माइनस 1/3 और 2/3। क्लियर है? यस सर। यस सर। और अगर मैं पूछता हूँ इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे, तो बताओ। 2 - 1 2। 2 - 1 और 2, ये जो कोफिशिएंट होते हैं यही इसके डायरेक्शन रेशियोस होते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ओके। यस सर। इसमें 2 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, दोनों वेराइटी अपन ट्राई कर लेते हैं। पहली वेराइटी ये करो कोशिश।
सर बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन आ रहा है। 60 डिग्री। ओके, Yes, sir. तो कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो, एक लाइन एक्स और वाई के साथ एंगल बना रही है, तो वो दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, वो पूछा है गामा क्या होगा। क्लियर है? तो कॉस यस स्क्वायर सर। अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 होता है। यहाँ वैल्यू पुट अप कर दोगे, मतलब एक लाइन दो एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो अगर दिया, तो तीसरी एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी वो हम पता कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से कितना आएगा? 1/4। 1/4। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4। 3/4 उधर जाके 1 से फिर से माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। तो कॉस गामा आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ऑप्शन नंबर बी मैच। क्लियर है? यस सर। अब एक वेराइटी आती है ये वाली, कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज कनेक्टेड लाइक दिस। आपको एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है अगर वो इस तरह से कनेक्टेड हो। एक लाइन या दो लाइन होगी, अब उनमें आपस में रिलेशन ऐसा दिया हुआ है, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दूसरा दिया 2l² प्लस 2m² माइनस n² इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? यस Yes, सर। sir. तो कैसे पता करेंगे? बोलो, सोचो। अच्छा, एक रिलेशन तो ऑलरेडी हमको पता ही है, आया ना? यस Yes, सर। sir. तो यहां से देखो, l² प्लस m² इक्वल टू आ जाएगा माइनस n²। ये वैल्यू यहां रख देंगे, यहाँ से n² ही 0 आ गया। n अगर 0 आ जाएगा तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ जाएगी, l प्लस m इक्वल टू 0 और l² प्लस m² इक्वल टू 0। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब इन दोनों को सॉल्व करके l और m के बारे में सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा? l इक्वल टू माइनस m। अच्छा, इसको भी यहाँ रखोगे तो यहाँ से भी m 0 आ जाएगा, तो l m n तीनों ही 0 आ रहे हैं। रुको, इसमें गड़बड़ हो गई शायद। रुको, इसको करने का एक दूसरा तरीका होगा। रुको, यहाँ पे अपन वो जो रिजल्ट है ना l² प्लस m², वो यूज नहीं कर पाया, अदरवाइज तो फिर वो तीनों को सेटिस्फाई करने वाला 0 0 0 ही आ जाएगा। देखो, एक तरीका दूसरा क्या सोचेंगे, सुनो ध्यान से। पहली इक्वेशन क्या गिवन थी? l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। अब यहां से आप एक काम करो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। l इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ m प्लस n। आया ना? ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख Yes, दो। sir. यहाँ पे अगर l की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? m प्लस n का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2m² प्लस 2n² प्लस 4mn प्लस 2m² माइनस n² इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लोगे तो आएगा 4m² प्लस n² प्लस 4mn इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ में आ गया?
फर्स्ट वाली इक्वेशन से एल की वैल्यू उठा के नीचे रख दी, अंडरस्टूड? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास इक्वेशन एक ही है, इक्वेशन दो थी, अननोन तीन थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रेशियो निकालूंगा। तो इसको एम स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एम स्क्वायर या एन स्क्वायर जिससे भी आप डिवाइड करना चाहो। मान लो एम स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस एन बाई एम का होल स्क्वायर प्लस 4 एन बाई एम। पूरी इक्वेशन को एम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को एम स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड। देखो ये तरीका ऐसे ही करना हर बार, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पहली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को उठा के दूसरे इक्वेशन में रखना, पूरी इक्वेशन को दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना, अब यहाँ से रेशियो निकाल लेना। हमने क्या करा, सबसे पहले एल को एलिमिनेट कर दिया, फिर एम एन बाई एम में रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ से काम करते हैं, एन बाई एम को भी कुछ मान लेते हैं, मान लो टी मान ले फॉर एग्जाम्पल, तो टी में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना? Yes, बोलो। sir. बेसिकली क्या हो जाएगा, टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, चेक कर लो। मतलब एन बाई एम का रेशियो कितना आ गया, -2। एन की वैल्यू आ जाएगी एम के टर्म्स में -2m। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. एन Yes, की sir. वैल्यू अपन ने एम के टर्म्स में निकाली, अब एल की वैल्यू एम के टर्म्स में निकालो, तो एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एन की जगह आ जाएगा -2m, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे m, अंडरस्टूड? Yes, अब sir. अब रेशियो निकल जाएगा, ये तो वैसे भी रेशियो निकालना मुझे, तो रेशियो क्या आ जाएगा, एल इज टू एल एम एन का, एल एल की जगह आ जाएगा m, एन की जगह क्या आएगा m। सो यहाँ पे देखो एल एम एन की वैल्यू रख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, एल एम और एन की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। यहाँ से डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो देखो कैसे आएगा, तो एल एम एन क्या आएगा मेरे पास, बताओ। एल की जगह क्या आ जाएगा, m, m की जगह m ही रहेगा, और n की जगह क्या आ जाएगा, -2m आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes. अब इस पूरी इक्वेशन को मैं रेशियो निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो 1, 1, -2 हो सकता है। पूरी देखो डायरेक्शन रेशियो बताया था ना आप, डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो तो डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब आपके पास डायरेक्शन रेशियो है ऑलरेडी, डायरेक्शन रेशियो कितना है आपका, 1, 1, -2। अब इससे डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 square, 1 square. √6. हाँ √6। तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन 1/√6, 1/√6, 2/√6, -2/6। ये डायरेक्शन कोसाइन आया, डायरेक्शन रेशियो आया। तो ये जो स्टेप्स अपनाइए इसको ध्यान रखना है आपको, और वेराइटी इसके आपके मॉड्यूल में मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। स्टेप्स क्या है कि आपको दो इक्वेशन देंगे, इन्हीं दो इक्वेशन का आपको यूज करना है, वो वाला रिलेशन मत यूज करना है इसको अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एलएमएनएम में एक स्पेशल रिलेशन दिया, इन्हीं को दो को यूज करते हुए आपको रिलेशन डेवलप करना था। तो क्या करा मैंने, पहली इक्वेशन से एल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दी ताकि इक्वेशन दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे दो वेरिएबल में कन्वर्ट हुई वहां से रेशियो निकाल लिया एन बाई एम का, पूरी इक्वेशन को एम स्क्वायर से डिवाइड करके एम बाई एन में क्वाड्रेटिक बन गई, वहां से रेशियो आ गया। फिर तीनों एल एम और एन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर के टर्म्स में निकाली, तो एल एम और एन की वैल्यू एम के टर्म्स में निकाली, तो एल की वैल्यू एम आ रही थी, एन की वैल्यू -2 में आ रही थी, सबकी वैल्यू एम के टर्म्स में आ चुकी है। अब एम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, अंडरस्टूड? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन इन 3D। स्ट्रेट लाइन इन 3D। हेडिंग डाल दो।
आपको निकालना इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। तो देखो, जैसा हम 2D में इक्वेशन निकालते हैं वैसे 3D में भी इक्वेशन होती है, सेम तरीका होता है। सबसे पहला तरीका है, इफ लिखो फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। एक लाइन जो कि किसी पॉइंट से पास कर रही है वो किसी और वेक्टर के पैरेलल है। जैसे आपको पहले 2D में क्या देखते थे, एक पॉइंट और एक स्लोप दिया रहता था। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो कंडीशन देते थे, एक पॉइंट और एक स्लोप, तो आप लाइन की इक्वेशन निकालते थे, मतलब एक्स वाई में रिलेशन डेवलप करते थे। वैसे ही 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी आपको एक्स इनमें रिलेशन डेवलप करना। तो आपको एक पॉइंट पता है जिसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट, या फिर x1 y1 z1 बोल दो। पॉइंट पता है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1 z1, और एक पैरेलल वेक्टर पता है। पैरेलल वेक्टर मान लो जो भी पैरेलल वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट है ai कैप प्लस bj कैप प्लस C ck। K है। ठीक है, तो एक लाइन जिसके ऊपर पॉइंट है x1 y1 z1 और एक पैरेलल वेक्टर दिया हो, इस लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या तरीका सोचा है, इस लाइन पे एक और कोई पॉइंट क्यू अज्यूम कर लेते हैं जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट क्या होता है, x y z। अब मुझे एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है इन तीनों में जो सब पॉइंट के लिए ट्रू हो। कोई भी पॉइंट क्यू इस लाइन पे लो तो वो सबके लिए ट्रू हो। तो इन तीनों में रिलेशन कैसा आएगा, मैं यहां से ये बोल सकता हूँ कि जो पी क्यू वेक्टर है और ये मेरा जो ये वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, मान लो ये पैरेलल वेक्टर आपका, इसका नाम दे दो ए बी वेक्टर फॉर एग्जाम्पल। पैरेलल वेक्टर को नाम दे दिया आपने ए बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर नाम, जनरली इसको बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये पैरेलल वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, तो आप बोल सकते हो ये जो दो पॉइंट है लाइन के ऊपर और ये पैरेलल वेक्टर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे। Yes, sir. Yes. दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल या फिर कोलिनियर। अब आपको सिखा रखा था मैंने, अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते तो क्या रिलेशन होता है, PQ equal to lambda B vector. PQ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब PQ वेक्टर कैसे निकालते हैं, Q माइनस P इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब मुझे Q और P चाहिए पोजीशन वेक्टर, तो मैं इनका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लो यहाँ पे अपन ने ओरिजिन बना दिया, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लो ये P का पोजीशन वेक्टर है और ये Q का पोजीशन वेक्टर। तो जो पॉइंट गिवन है उसको मैं नाम दीजिए वेक्टर ए। मान लो वेक्टर ए आपको गिवन है, और जो वेरिएबल उसको नाम दीजिए वेक्टर आर। वेरिएबल वाले पॉइंट को नाम दीजिए वेक्टर आर, और जो गिवन पॉइंट है उसको वेक्टर है। तो OQ वेक्टर क्या हो जाएगा आपका आर। P वेक्टर मतलब जो गिवन पॉइंट है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन जो आएगी वो इस तरह से कुछ दिखेगी, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये आपकी क्या हो गई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको आपको याद रखना है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जहां पे ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द, और बी वेक्टर क्या है, लाइन का पैरेलल वेक्टर। ध्यान रखें, दोनों पता होना चाहिए। लैम्डा के साथ कौन आ रहा है, पैरेलल वेक्टर, तो लैम्डा के अलावा कौन आ रहा है, पॉइंट ऑन द लाइन। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्या यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो ये लिख लो पहले सब लोग। तो ये होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसको लिखेंगे हम कार्टेशियन इक्वेशन। लिख लिया यहां तक?
तो देखो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी, वेक्टर इक्वेशन है r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। आर के आपने माने थे एक्स वाई जेड, तो इसका हो जाएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। और वेक्टर ए आपने पॉइंट माने थे x1 y1 z1, ये हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। लिखते जाओ फटाफट। और वेक्टर बी की वैल्यू भी रख दो। वेक्टर बी आपने क्या माना था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हमने सारी वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब इनको इक्वेट कर देंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इधर ये वेक्टर है, इधर आपके पास आई के साथ क्या आएगा, x1 प्लस लेमडा ए इंटू आई। जे के साथ क्या आएगा, y1 प्लस लेमडा बी इंटू जे। और जेड के साथ क्या आएगा, z1 प्लस लेमडा सी इंटू के। अब दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है, ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो पे आपस में क्या होंगे, इक्वल। दो वेक्टर अगर इक्वल है तो x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए, x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा है, तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा, x माइनस x1 बाई ए आया ना। फिर वाई आई जे के वाला कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही ना। यस सर। यस सर। जे के वाला कोफिशिएंट करोगे तो y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी, यहाँ से भी लेमडा आ जाएगा, y माइनस y1 बाई बी। फिर के का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना, z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी, लेमडा आ जाएगा z माइनस z1 बाई सी। अब तीनों लेमडा को आपस में इक्वेट अगर कर दोगे, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हो गई आपकी क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में। एक्स माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये आपको याद रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ध्यान क्या रखना है, x1 y1 z1 क्या है बताओ, x1 y1 z1 क्या है, Sir, points. पॉइंट ऑन द लाइन। भूलो मत, सब लोग याद रखो, x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन। On the one. और एबीसी क्या है, Vectors. एबीसी को क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ पैरेलल वेक्टर, ऐसे नाम देना। एबीसी क्या, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ पैरेलल वेक्टर। अंडरस्टूड। Yes, sir. ABC are the direction ratios of parallel vector and x1 y1 z1 are the point on the line. तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, ये। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड। Yes, sir. लिख लिया सबने ये, बोलो। Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब मान लो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगा, आप बस मुझे देख देख के पहचान पहचान के बताना इस पे पॉइंट क्या होगा, पैरेलल वेक्टर क्या होगा। बताओ इस लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है और पैरेलल वेक्टर कौन सा है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ इस लाइन के ऊपर। Minus. 2 2 minus 1 minus 1 7 2 1 minus 7. -2 1 और -7 ये है क्या। Yes, sir. 2 minus 1 2 7 minus 7. देखो फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1, तो ऑलरेडी फॉर्मूले में पहले से ही माइनस था, फॉर्मूले में पहले से ही माइनस था ना, तो x1 कितना होगा, 2 होगा ना। Yes, sir. 2 minus 1 7. हाँ, 2 माइनस 1 7 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूले में पहले से ही तो माइनस है, x माइनस x1 बाई ए। अंडरस्टूड। Yes, sir. मतलब Yes. पैरेलल वेक्टर क्या होगा, 3. 3 minus 2 5. 3 minus 2 5. तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप लिख सकता हूँ। Yes, बोलो। sir. अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir.
बताओ पॉइंट ऑफ पैरेलल वेक्टर। -5 वेक्टर के 5 पहले पॉइंट बताओ क्या होगा, -5 और आगे भी तो बोलो। फाइव minus और 5, -1 5, -1. -5 5 और -1। नहीं सर, 2y वाले में कुछ और होगा मे बी। और फॉर्मूला में देखो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 है, देखो ध्यान से फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, x कोफिशिएंट माइनस होना एक्स वन चाहिए। बाई ए, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, y माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी। अब यहाँ पे x y z सबको कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे तो कोएफिशिएंट 2 है। अब क्या करें, 5/2 आएगा। क्या करें, इसको 2 को हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। अंडरस्टूड। यस सर। इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करोगे, अब ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आपका क्या आएगा, x माइनस एक्स वन, तो -5 5/2 और -1। अंडरस्टूड। यस। Yes, sir. -2i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 3k कैप। ये लाइन से वेक्टर और पॉइंट पहचानना आना चाहिए। अंडरस्टूड। यस सर। एक और करो। पता करो पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। फर्स्ट तो सर 0 होगा। जल्दबाजी मत करो, पूरा आंसर निकालो तो बताना। So 0, 2 और 0. और पैरेलल वेक्टर -3, 4, 1/3. देखो, अब यहाँ पे आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करा करो। यहाँ पे होगा x माइनस 0 बाय -3, कुछ भी नहीं है तो 0। ऊपर से माइनस पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ऊपर से माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, y माइनस 2 बाय -4, और यहाँ से 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो नीचे जाके क्या बनेगा, 1/3। अंडरस्टूड। बोलो, इधर नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 3 नीचे चला जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 0 बाय -3 इक्वल टू y माइनस 2 बाय 4 इक्वल टू z माइनस 0 बाय 1/3। तो बताओ पॉइंट क्या होगा, 0, 2, 0। और पैरेलल वेक्टर क्या होगा, -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1/3k कैप। बताओ समझ में आया। Yes, sir. सब लोग देख लो ध्यान से। बताओ -1 5 0 -1 5 0 पैरेलल वेक्टर 0, -2, 1. 0i कैप 2j कैप -2j कैप प्लस k कैप। Plus देखो इसको कैसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे, x माइनस और -1 बाई 0। सर ऊपर माइनस हमने j वेक्टर को। बता रहा हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे, उस माइनस को नीचे भी तो भेजना पड़ेगा, या फिर ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, एक जगह से माइनस थोड़ी कॉमन आता है, दोनों जगह करना पड़ेगा ना। ओके सर।
और जेड के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो जाएगा x माइनस 1/0 y माइनस 5/-2 इक्वल टू जेड माइनस 0/1। तो पॉइंट हो जाएगा -1,5,0। पैरेलल वेक्टर हो जाएगा 0 i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. एक बार वो पता कर लो पॉइंट ऑफ पैरेलल वेक्टर। सर लाइन के पॉइंट्स तो हैं 7/3, 3/4, -3/4, 3/4 के -3/4 -3/4। क्यों? सर प्लस में है। प्लस में तो आएगा, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4y - 3 बनेगा। ओके सर, -7/3। पैरेलल वेक्टर बताओ। 2i वेक्टर, 2 3 हम्म 2i वेक्टर, 2/3 I कैप 2। 2 कैसे बता रहा माइनस आपको समझ नहीं आ रहा? कोफिशिएंट 1 बना के 3 से डिवाइड नहीं करोगे ऊपर नीचे, एक जगह क्यों कर रहे हो? और यहाँ पे कैसे डिवाइड करोगे 4 से? बार बार एक ही गलती कर रहे हो, कितनी बार एक काम करना है? एक जगह डिवाइड नहीं करना है, ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड करना पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। कोई भी काम अगर किसी भी मैथमेटिक्स में अपन कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करना पड़ता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलता है। अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बहुत करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो सब तीनों को, और पता करो उस पे पॉइंट कौन सा होगा, पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, जल्दी से। तीनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। अच्छे से ट्राई करना।
डन एवरीवन, अटेम्प्ट हो गया? हेलो, Yes, sir. ये हो जाए तो बता दिया करो ताकि सीखे आगे। चलो फर्स्ट वाले का बताओ क्या पॉइंट आया है? 1/3 minus 1/3 1. बाकी लोग भी चेक करो, यही है कि कुछ और आ रहा है? Yes, sir. Yeah, yes. पैरेलल वेक्टर 1/6 I cap, 1/3 J cap, 1/2 K cap. 1/6, 1/3 और 1/2 ये आ रहा है। Yes, sir. ओके, सेकेंड वाले में 2 पॉइंट 5/2 -1 2 5/2 और -1 -1। अच्छा, और पैरेलल वेक्टर 2 I cap 2 plus 0 minus K 3. cap plus 0 K cap प्लस plus 3/2 J cap और और के में plus 0 K cap. अच्छा, यहाँ पे पॉसिबल बच्चे 1 के कैप भी लिखते थे, तो 1 आएगा कि 0 आएगा के कैप के साथ? 0. क्यों 0? क्यों? क्योंकि ये जेड उधर जाके क्या होगा, जेड, ये जेड -1 है, तो जेड -1 इधर आके क्या हो जाएगा, जेड +1। या फिर आप कैसे सोचोगे, तो जेड इक्वल टू -1 है, मतलब ये फिक्स है आपका। जेड इक्वल टू क्या है, -1, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया है ना। हर पॉइंट के लिए जेड क्या है, -1, तो वो एंगल भी क्या बना रहा होगा, 0 बना रहा होगा, इसलिए नीचे 0 आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? Sir. तो ध्यान रखना, जेड इक्वल टू सिर्फ दिया -1, तो मतलब जेड +1/0 लिखना है, 1 मत लिख देना डिनोमिनेटर में। तो 2 5/2 -1 पॉइंट आ जाएगा, और पैरेलल वेक्टर आ जाएगा 2i के -3/2 j के, बी पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में भी, फर्स्ट वाले में 6 कॉमन लोगे, सेकंड में से 3 कॉमन लोगे, थर्ड में से 2 कॉमन लोगे। डिवाइड में नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, ऊपर नीचे 6 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. 6 कॉमन लेके नीचे भेज दोगे, 3 कॉमन लेके नीचे भेज दोगे, 2 कॉमन लेके नीचे भेज दोगे। यहाँ पे भी ऐसा कर देंगे। तो थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। पॉइंट क्या है थर्ड पार्ट में? 0. 0/2. अरे ढंग से बोलो, क्लियरली, आधा अधूरा कैसे बोलते हो? पूरा बोलो, अगर आंसर आए क्लियरली बोलो, कितना आ रहा है पॉइंट? 0 3/2. और तीसरा पॉइंट क्या है? 4. नहीं, सॉल्व तो कराए करो ढंग से पहले उसको। देखो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2y + 3, और दूसरा क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू y -4। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है y के टर्म्स में, यहाँ पे z की वैल्यू भी गिवन है y के टर्म्स में। तो दोनों से y को इक्वेट कर दो, दोनों से y को क्या कर देते हैं, इक्वेट। तो फर्स्ट यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x -3/2, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z +4/1। तो ये y और ये y आपस में इक्वल होगा, ये दोनों के दोनों y आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड? तो जगह x -3/2 इक्वल टू y -0/1 इक्वल टू z +4/1, ऐसे करना है, ऐसे थोड़ी कुछ भी। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, 3, 0, -4, और पैरेलल वेक्टर आएगा 2 1 1। क्लियर है? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir. Yes, sir. Yes. तो ये कन्वर्जन करना आना चाहिए, कभी भी आपको क्वेश्चन में कैसा भी कन्वर्जन आ सकता है। चलो अब ये ट्राई करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब पैरेलल वेक्टर नहीं दिया हुआ है, 2 पॉइंट दे दिए,
वो पूछा इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। एक लाइन जिसके ऊपर 2 पॉइंट दे दिए, तो क्या पैरेलल वेक्टर बता सकते हो कौन सा होगा? बोलो, इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर दिख रहा है आपको? इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर है क्या? नहीं। ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोल ही तो सकते हो, ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे थे, इसी को पैरेलल वेक्टर ट्रीट कर लो। यस ए सर। बी वेक्टर को ही पैरेलल वेक्टर ट्रीट कर लो। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए, तो ये आपका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। अब लाइन की इक्वेशन निकालो सब लोग। आपको पैरेलल वेक्टर पता है, लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो लाइन की इक्वेशन लिख दो, x माइनस x1। x1 के लिए दोनों में से कोई एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, कोई भी चलेगा। मान लो माइनस फर्स्ट 1 वाला ले लो, ओवर 1, और मान लो फर्स्ट में हो जाएगा x1 का y वैल्यू 1, माइनस 2 ओवर 2, और फिर y ले लेना और z ले लेना। इस तरह से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते z माइनस 4 ओवर 2। हो। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। और वेक्टर फॉर्मेट में अगर आपको लिखनी तो वेक्टर फॉर्मेट में इसे लिखिए, r इक्वल टू ए मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हो जाएगा r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये हो गई आपकी वेक्टर फॉर्मेट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अब इसके बाद अगली हेडिंग, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालना है? दो लाइंस के बीच में एंगल इज डायरेक्टली इंप्लाई, मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल। जो एंगल दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के बीच में होगा, वही एंगल दोनों लाइंस के बीच में होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर। एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर। और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं हमने वेक्टर में सीखा है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये फॉर्मूला उतार लो। तो दो लाइंस के बीच में एंगल हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. चलो निकालो दोनों लाइंस के बीच में एंगल। यहाँ पे दो चीजें गिवन है, बोला L1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो आपको L2 और L3 के बीच में एंगल निकालना। तो पहले कंडीशन अप्लाई कर देना। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है, सोचो अल्फा कैसे निकलेगा, और फिर अल्फा की वैल्यू जो आएगी, उस अल्फा की वैल्यू को यूज करके फिर L2 और L3 के बीच में एंगल निकालना। कोशिश करो अच्छे से।
सर ऑप्शन सी। सर थर्ड ऑप्शन। हो गया, सबने अटेम्प्ट कर लिया है क्या? यस सर। बाकी लोगों ने? नो सर। करो फिर, अटेम्प्ट कर लो, फिर बताओ आराम से। अटेम्प्ट हो जाए तो बता देना। अच्छा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनके जो पैरेलल वेक्टर है उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो डॉट पैरेलल वेक्टर, पहले लाइन L1 और लाइन L2 के पैरेलल वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट को 0 करके अल्फा पता कर लेना, फिर उस अल्फा को यूज करके L2 और L3 के बीच में एंगल निकालना। अच्छे से ट्राई करो। देखो ध्यान से, पहले लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर वो हो जाएगा 3i कैप -2j कैप और 0k कैप, ये आएगा। यस सर। और लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर वो आएगा आपके पास i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अभी सिखाया था आपको कैसे पैरेलल, अच्छा सॉरी, अल्फा बाई 2 से डिवाइड भी करोगे, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस सर। और यहाँ पे z इक्वल टू 2 है, तो z -2 बनेगा अपॉन में 0, तो 0j कैप, 0k कैप। और लाइन L2 का पैरेलल वेक्टर क्या होगा? i कैप प्लस अल्फा बाई 2j कैप प्लस 2k कैप। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, इनके पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। इनके पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास अल्फा आएगा, 3 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ रही है। चेक करना, यही आ रही थी क्या? यस सर। ओके, अब अल्फा की वैल्यू 3 आ चुकी है, मतलब आपके पास b2 वेक्टर आ गया। तो b2 वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब दूसरा निकालो b3 वेक्टर। तो b3 वेक्टर निकालने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से -1 कॉमन लोगे, ऊपर से x से -1 कॉमन लोगे तो आएगा माइनस आई कैप। यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो -2j कैप, और ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड, तो 4k कैप। तो ये b3 वेक्टर आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे फिर b3 वेक्टर आएगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, L2 और L3 के बीच में। तो एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, cos थीटा इक्वल टू b2 डॉट b3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b3। करेक्ट है? अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 रूट 6। सर हाँ बोलो। सर वो B2 में अल्फा बाई 2 तो 3/2 JK आएगा ना? हाँ हाँ,
अल्फा बाई 2 करोगे तो अल्फा 3 था ना आपका, हाँ, तो यहाँ पे 3/2 जे के, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो B2 डॉट B3 करोगे तो A1 A2 1 इंटू -1 प्लस B1 B2 3/2 इंटू -2 -3 प्लस 8, और मैग्नीट्यूड B2 का कितना हो जाएगा, √A² प्लस B² प्लस C², दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. तो हो जाएगा 1 प्लस 9/4 प्लस 4, और इधर आएगा 1 प्लस 4 प्लस 16। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा cos थीटा, उसको चाहो तो आप सीकेंड में बदल सकते हो रेसिप्रोकल करके, फिर चारों ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ये तरीका होता है सॉल्व Yes. करने का। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन थी L1 L2 परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, तो वहां से अल्फा आ गया। फिर अल्फा निकाल के L2 और L3 के बीच में एंगल निकाल दिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। थोड़ा सा ध्यान से करना सब लोग, और ध्यान रखना लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना मत भूलना, अदरवाइज गलती हो सकती है। लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे फिर कैलकुलेशन होगा। अब लाइन के ऊपर पॉइंट अज्यूम करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। कभी भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो और लाइन के ऊपर कोई भी अगर एक पॉइंट अज्यूम करना आपको, तो कार्टेशियन इक्वेशन से ही निकाल लेना। जो भी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो और मान लो उस लाइन के ऊपर कोई भी एक आपको पॉइंट अज्यूम करना हो, तो लाइन की इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट कर दो। लैम्डा से इक्वेट करने के बाद एक एक करके लैम्डा से इक्वेट करो। फर्स्ट वाले को लैम्डा से इक्वेट करोगे तो एक्स निकाल लो, इसको लैम्डा से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए लैम्डा प्लस x1। फिर अगले वाले को लैम्डा से इक्वेट करो तो y की वैल्यू आएगी बी लैम्डा प्लस y1। तो तीसरे वाले को लैम्डा से इक्वेट करोगे तो z की वैल्यू आएगी सी लैम्डा प्लस z1। तो आपका x1 y1 z1 ऐसे आ जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, जैसे एग्जांपल x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 1/4 इक्वल टू z प्लस 1/2। मान लो ये कोई लाइन की इक्वेशन है। अब इसके ऊपर देखो एक फिक्स पॉइंट तो है, ये आपका फिक्स पॉइंट है, -2, 1, -1, ये तो फिक्स पॉइंट है और एक पैरेलल वेक्टर है। अब इस लाइन के ऊपर कोई मुझे पॉइंट अज्यूम करना है, अगर आगे कैलकुलेशन पॉइंट अज्यूम करने की चीजें जरूरत पड़ेगी, तो मान लो कभी भी आपको लाइन तक कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हो तो क्या करोगे, इसको लैम्डा से इक्वेट करो। तो फर्स्ट वाले पार्ट को लैम्डा से इक्वेट करोगे तो यहाँ से एक्स पता कर लो, तो एक्स कितना आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2। इस सेकंड वाले पार्ट को लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1, और z कितना आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1। तो कोई भी जनरल पॉइंट को अज्यूम करने का तरीका है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिख लिया सबने? ओके, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार और देखो आंसर मैच कर रहा है क्या।
हो जाए तो बता देना। अटेम्प्ट ओके क्या कर रहे हो? नहीं सर। हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सर नहीं हो रहा, बीच में अटक गया। यस सर। ठीक है, चलो सीखो ध्यान से। Let Q and R are the points on the line at a distance of √6 from the point P 4, 2, 7. Then the area of triangle PQR. एक लाइन गिवन है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं Q and R, और कोई पॉइंट है P 4, 2, 7. Let the point Q and R on the line at a distance of √26 from the point. मतलब इन दोनों पॉइंट का 2 से P से डिस्टेंस गिवन है √26. अंडरस्टूड? और बोला है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। अब देखो, सबसे पहले पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लो, दूसरा भी अपने आप आ जाएगा। तो लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका सिखाया था, लैम्डा से इक्वेट कर दो। लैम्डा से इक्वेट करोगे तो कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं और डिस्टेंस को 26 से इक्वेट कर देंगे तो वहां से लैम्डा की दो वैल्यू आएगी। तो पॉइंट क्यू आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा -2 और 2 लैम्डा +1। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस को इक्वेट करते थे √26 से, तो PQ² = 26। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 26। अंडरस्टूड और नॉट?
Yes, sir. सबको Yes, समझ sir. में आया है? जो क्वेश्चन में गिवन डेटा तो बस वही तो किया आपके सामने, आपको कोशिश करनी चाहिए थी। पहले पॉइंट क्यों अज्यूम किया, लाइन पे पॉइंट कैसे अज्यूम करते अभी सिखाया था। दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला भी पिछली क्लास में बताया था। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा में क्वाड्रेटिक आएगी, तो लैम्डा की दो वैल्यू आएगी। लैम्डा की क्या आएगी, दो वैल्यू, मतलब दो वैल्यू के लिए p से डिस्टेंस इक्वल है। एक वैल्यू पे पॉइंट q मिलेगा, दूसरी वैल्यू पे पॉइंट r मिलेगा। अंडरस्टूड? बोलिए, अगर एक ट्राइंगल के तीनों पॉइंट पता तो एरिया निकालना आता है? सिखाया था उस दिन मैंने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल के अगर तीन कोऑर्डिनेट्स पता तो कोई भी दो वेक्टर पता कर लो, पी क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। कर लोगे सॉल्व अब? अंडरस्टूड और नॉट? देखो, डिस्टेंस Yes, फॉर्मूला sir. से डिस्टेंस को इक्वेट करोगे तो लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, 1 और 3। लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो क्यू आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 3 रखोगे तो आर आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कैसे करना है? Yes, sir. अब इसमें दिमाग लगाओ। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। कॉन्सेप्ट आप खुद से डेवलप करने की कोशिश करो। जितना खुद से डेवलप करोगे चैप्टर इतना आसान लगेगा आपको। अदरवाइज इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा। फॉर्मूला बता सकता हूं मैं, लेकिन जितना खुद का दिमाग लगाओगे उतना इस चैप्टर में सीखना होगा। डायग्राम बनाओ या फिर सोचो जो भी, कैसे दो पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालो, करो। सर फॉर्मूला बताना।
डन एवरीवन? देखो ध्यान से। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. देखो, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे। मैंने आपको समय जानबूझ के दिया था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर खुद से डेवलप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, रटना नहीं पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन के लिए कॉमन है। तो लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका हमने ऑलरेडी सीख रखा। तो पहली वाली को लेमडा से इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3 लेमडा प्लस 5 माइनस लेमडा प्लस 7 लेमडा माइनस 2। और सेकेंड वाली पॉइंट को म्यू से इक्वेट कर दो। सेकेंड वाली लाइन को एक कांस्टेंट म्यू से इक्वेट कर दो, लेमडा मत लेना, सेम हो जाएगा। तो सेकेंड वाली को म्यू से इक्वेट करोगे तो कितना आएगा? -36 म्यू माइनस 3, 2 म्यू प्लस 3 और 4 म्यू प्लस 6। अब ये दोनों पॉइंट है तो सेम ही ना, दोनों पॉइंट क्या है? सेम। ये दोनों इक्वली तो होंगे। क्लियर है? तो इन दोनों को इक्वेट करके दो इक्वेशन बनेगी, उसको तीसरे में भी सेटिस्फाई करके देखना सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। तो 3 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू -36 म्यू माइनस 3। तो हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 36 म्यू इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड इक्वेशन आएगी। आपको समझ में आ रहा है करना कैसे? यस सर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल से लेमडा और म्यू आ जाएगा। लेमडा और म्यू पता चल जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो, इन दोनों को सॉल्व करके लेमडा और म्यू आ जाएगा, फिर किसी एक में भी रख दोगे तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है? क्या डुएबल है? अब बोलो, डुएबल है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कर लोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? हाँ या ना जवाब दो। आप लोगों को पढ़ना नहीं है तो चैप्टर रेन देता हूँ मैं। ठीक है? अगर आप जवाब नहीं दोगे मैं नहीं पढ़ूंगा अगला चैप्टर। ऐसे तो दोनों हमने पॉइंट अज्यूम किया, दोनों के एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वेट कर दिया। एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वेट कर दिया तो लेमडा और म्यू में 3 रिलेशन है। इसी 2 रिलेशन से को सॉल्व करके लेमडा और म्यू निकाल लेंगे और तीसरे में भी सेटिस्फाई करके एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये लेमडा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देना। मान लो फर्स्ट वाले में लेमडा की वैल्यू रख दो तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 21,5/3, 10/3। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हमने सीखा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। बाकी का अगली क्लास सैटरडे को देखते हैं। सैटरडे को ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलो, बाय।